वेलकम टू अन अकेडमी। स्वागत है आप सबका। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके साथ जुड़े हैं। अ, आज हम कला और वास्तुकला की बात करेंगे, यानी कि आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे। और आर्ट एंड कल्चर की प्रोमिनेंट जो पेंटिंग रही हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार अन अकेडमी पे जुड़े हैं, सो ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको, यदि अगर आप पढ़ना चाहते हैं अन अकेडमी के साथ, जहां पे आपको स्टडी प्लानर, वीकली टेस्ट, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, स्टडी मटेरियल के साथ एक्सपर्ट की गाइडलाइंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी एग्जाम के लिए, और प्लस टेस्ट एनालिसिस और पर्सनल गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप लाइव क्लासेस जो प्लस की होती हैं उनमें ये ले सकते हैं। यहाँ आप हमारे टॉप एजुकेटर के साथ जुड़ सकते हैं जो यूपीएससी की पूरी आपकी जो इंटायर जर्नी होगी उसमें आपका साथ देंगे। और बेस्ट एजुकेटर का मतलब ये है कि एक तो पढ़ाने के साथ-साथ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पर्सनल गाइडेंस जो मिलती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी, सीएससी के एग्ज़ाम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो अभी हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफ़र चल रहे हैं। और अगर आप प्लस आइकॉन का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसमें मेरा कोड यूज़ करते हैं SU कैपिटल SUHAIL सुहेल 10, तो यहाँ पे आपको आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है, जहाँ पे आपको बहुत, बहुत बड़ी ये है कि आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप टीचर के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं। अभी ऑफ़र भी है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें मिलेंगी, तो मैं यही कहूँगा कि पर्टिकुलरली मेरे स्टूडेंट जुड़ना चाहें तो ज़्यादा बेटर है। वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज़ की बात जब मैं करता हूँ तो आपको प्रॉपरली कोर्सेज़, और अभी मेरे भी कोर्सेज़ चल रहे हैं जिसमें स्पेशल क्लासेस में मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री होगी, मिडाइवल हिस्ट्री होगी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री होगी, तो वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं आप लोग। और आपको याद रखना चाहिए कि अभी जो है 4 करोड़ रुपीस का स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है। एनरोल आप फ्री कर सकते हैं, जो हर दिन संडे को होता है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, भारत में चित्रकला का जो विकास हुआ और उसके प्रकार क्या हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग आर्ट एंड कल्चर जो है, देखिए पहले भी मैं कह चुका हूँ कि आर्ट एंड कल्चर जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट माना जाता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। यूपीएससी की जर्नी में जब हम आते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं, और उसमें से आर्ट एंड कल्चर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आर्ट एंड कल्चर की बुक या नितिन सिंघानिया की बुक आप पढ़ लें या फाइन आर्ट्स की बात कर लें, तो कुछ चीज़ें उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप मान के चल लीजिए कि कोई बच्चा नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ रहा है, तो उसमें जैसे पेंटिंग हो गई, डांस हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा कि इनके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा, ख़ासकर 2021 के जो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए तो ये उससे भी ज़्यादा है कि वो इन चीज़ों की ओर देखें। आज मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताने की कोशिश करूँगा, यानी कि पेंटिंग का भी क्या बैकग्राउंड रहा है, किस तरीके की चित्रकलाएँ बना करती थी, कैसे बना करती थी, कौन-कौन सी चीज़ें हुई हैं। इस पूरे जो वीडियो है इसका जो हमने जो फॉर्मेट आप देखेंगे, जो कंटेंट है वो नितिन सिंघानिया की बुक है और एनसीईआरटी की फाइन आर्ट बुक जो है वहाँ से लिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको पीडीएफ मिले, तो आप मेरे ग्रुप यूपीएससी मेंटोर में जो है ग्रुप जो है विद सुहेल तुर्की, उसमें जुड़ सकते हैं। और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बैकग्राउंड पढ़ेंगे एक-एक करके। ये दोनों इंग्लिश और हिंदी वाले बच्चों के लिए है, सो होपफुली कि हर एक बच्चा इसका फ़ायदा ले पाए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हम जब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग, यानी कि भारत में चित्रकला का इतिहास और इसकी हिस्ट्री क्या रही है, यानी कि इसका बैकग्राउंड ज़रा अगर हम जान लें, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जब हम स्टोन एज की बात करते हैं या हम पाषाण काल की बात करते हैं, तो पाषाण काल में ही मानव ने गुफ़ाओं पे चित्र करना शुरू कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी ऐसा सुना होगा कि तब से ही जो है ये चित्र बनाना या चित्र को आकार देना, इस तरीके की शुरुआत हो चुकी थी, और ये स्टोन एज में हुई थी जिसको हम पाषाण काल कहते हैं। ज़्यादातर पाषाण काल के दौरान अगर आप देखेंगे जो चित्र बनाए जाते थे वो ज़्यादातर आपको
गुफाओं के ऊपर मिलते थे। यानी कि जैसे ही उन लोगों ने ह्यूमन्स जो ड्राइंग करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने गुफाओं के ऊपर चित्र बनाना शुरू कर दिए। और जिसमें हम लोगों को अगर आप देखेंगे तो ये जो 2 नाम जो बहुत इम्पोर्टेंट आते हैं, होशंगाबाद और भीमबेटका, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस हैं, ये केंद्र हुआ करते थे। और इन गुफाओं में अगर आप जाएँगे, अगर आज भी देखेंगे तो ये इन गुफाओं में शिकार ज़्यादातर जो दिखाया गया है कि ऐसा दिखाया गया है कि वो शिकार कर रहे हैं। और या तो फिर ज़्यादातर शिकार करता हुआ मानव जो है वो दिखाया गया है। और ज़्यादातर ये समूह में हुआ करते थे, यानी कि ग्रुप्स में हुआ करते थे। और इसमें एक और चीज़ जो दिखाई गई है वो ये है कि इसमें स्त्रियों को भी दिखाया गया है, यानी वुमेन्स जो हैं उनको भी दिखाया गया है और साथ-साथ में तथा पशु और पक्षियों को भी दिखाया गया है। बर्ड्स हैव बीन फाउंड इन द केव्स इन और इन द केव्स, यानी कि चित्र में ही आप लोगों को गुफाओं के ऊपर देखने वाली चीज़ों से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस तरीके से रहा करते थे। यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो चित्र हुआ करते थे, ये इतिहास के लिए एक बहुत ही बड़ा सूत्र बन गए, जिसके बाद हमने कहा कि वो लोग कैसे रहा करते थे। सो इन चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि भाई ये लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुज़ारा करते थे। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो अगर कभी हमें ये भी पूछा जाए कि क्या भारत का जो इतिहास है, जो उसकी कंस्ट्रक्शन हुई, जो बनाया गया, वो हमने इन्हीं चीज़ों से सीख-सीख के जो है बताया कि ऐसे वो रहा करते थे, इस तरीके की चीज़ें वो किया करते थे। अगर आप देखें 2 चीज़ें जो सबसे फ़ेमस हुई, जैसे अजंता की गुफ़ाओं की जब मैं बात करता हूँ, जो वहाँ पे की गई, तो एक बहुत ही बड़ा हम लोगों को वहाँ से जो सदियों से जो उन्होंने वो किया है, कंप्लीट सेंचुरीज़ लगी, शताब्दियों में तैयार की हुई है। तो उसके सबसे प्राचीन चित्रकलाएँ जो आपको देखने को मिलती हैं, जो सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट सेंचुरी यानी कि पहलवीं सेंचुरी ईसवी पूर्व में हमें प्रथम शताब्दी के तौर पे देखने को मिली। और इन चित्रों में भगवान लॉर्ड बुद्धा, यानी कि हमें भगवान बुद्धा के जो है विभिन्न रूपों में दर्शाया गया, यानी कि उनके रूप दिखाए गए। तो इससे भी साबित होता है कि वो लोग जो है धर्म को बहुत ही मान्यता देते थे और धर्म को मानते भी थे। और इससे ये पता चलता है कि वो कितना एक तो इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा थे और इन चीज़ों को किस तरीके से वो नोट भी करते थे। अगर आप देखेंगे तो पेंटिंग जो है, पेंटिंग भारत के अंदर यानी कि प्राचीन व मध्यकालीन के दौरान भारतीय पेंटिंग यानी कि भारतीय चित्रकलाएँ जो है, वो मुख्य तौर पे धार्मिक भावनाओं को प्रकट करती है। प्राचीन इतिहास के दौरान में भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा क्यों हुआ, तो हम ये मानते हैं कि प्राचीन इतिहास के दौरान जो भी वहाँ पे लोग रहा करते थे, वो धर्म को बहुत मानते थे और धर्मों को ही चीज़ों को ज़्यादातर दर्शाया करते थे। मध्यकालीन के दौरान में भी आपको पता होगा जब मुगलों का दौर रहा, तो उन्होंने भी वही चीज़ें बनाई जो धर्म से बहुत ज़्यादा जो है वो मेल खाती थी। और आधुनिक काल में काफ़ी हद तक हमें इससे जो मिलता है जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, तो इसमें लाइफ़ को यानी ज़िंदगी को और बाकी सारी चीज़ों को जो है पेंटिंग को अलग-अलग तरीकों से दिखाया गया है। आज जब भारतीय चित्रकलाओं की बात की जाती है तो लोक जीवन के विषय आप देखेंगे उसमें अलग-अलग जो है चीज़ें दिखाई गई और उन्हें आज की चित्रकलाओं में और उन उन चित्रकलाओं में बहुत फ़र्क दिखता है। तो ये साबित होता है कि भारत के अंदर किस तरीके से चित्रों का जो है आप देखिएगा कि हम जब प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि इस समय जो चित्रकला जो प्राचीन इतिहास से शुरू हुई, भारत में प्रगत ऐतिहासिक चित्रकलाओं का क प्रकाश में अगर आप देखेंगे तो इसका क्रेडिट जो जाता है, ये जिसने बनाने की शुरुआत की, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, कितना पुराना दिख रहा है और लग रहा है कि किस तरीके से बनाया जाता था। तो इसका जो श्रेय जाता है या इसका जो पूरा इनको क्रेडिट जाता है, वो जाता है कार्ली को और काका काकरनबोन। ये 2 नाम जो हैं वो बहुत हैं, ये इम्पोर्टेंट है, प्री के हिसाब से बहुत और उसके बाद जाता है पंचान मिश्रा। अब देखिएगा कि तथा अगर आप देखेंगे तो इसका एक और जो है वो है एस्थेटिक सोसाइटी को भी जाता है, जिन्होंने मिर्ज़ापुर की पहाड़ियों के गुफ़ चित्राओं की खोज की। इन्होंने ही हमें बताया कि भाई ये देखो किस तरीके की जो है चित्र बना करते थे। तो इससे ये साबित होता है कि भाई भारत के अंदर चित्रों की कितनी जो है इतिहास कैसे रहा है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आप जब भी कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता है, तो आप आंसर नहीं अच्छा लिख सकते।
अब जो क्रेडिट की मैं बात करता हूँ, ये इन्होंने ढूँढा और उसके बाद बताया कि देखो भाई, ये लोग किस अब ये अगर मैं एक चित्र देखता हूँ, तो इससे मैं शायद मुझे ये लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है, समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इतना तो बता सकते हैं कि भाई वो किस तरीके से रहा करते थे। तो चित्रों की एक बड़ी खूबी ये है कि इससे इतिहास को तैयार किया जा सकता है। और उसके बाद मुझे आगे जब आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चलता है कि क्या था? मतलब सर अगर आपको बताना पड़े तो किस तरीके की चित्रकला हुआ करती थी प्राचीन इतिहास के दौरान? तो इन चित्रों में अधिकतर अगर आप देखेंगे तो क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती थी? क्या चीज़ें दिखाई गई हैं? तो सर सबसे ज़्यादा इन चित्रों में इनमें पशु और पक्षियों को दिखाया गया है और उनकी मेनली अगर आप देखेंगे तो जो भी पक्षी उनके मुद्राएँ दिखाई गई, उनके पोस्चर दिखाए गए, उनके आकार दिखाए गए। प्रयास किया गया है कि वो किस तरीके से रहा करते थे। और फिर सर अगर हम देखें, तो हमें ये भी पता चलता है कि सर इनके समय में हम लोगों को बहुत सारे जो है और भी चीज़ें दिखाई गई जिनको हम जो है टूल्स के तौर पे देखते थे ये लोग। यानी कि जो उस समय ये अपने साथ औज़ारों का इस्तेमाल करते थे, जैसे अकटोकों के पास नोकदार होता था, बड़ा ही पॉइंटेड स्पेयर हुआ करते थे। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे जैसे धनुष वगैरह उन्होंने बना लिया था जिसको हम बो एंड एरो कहते हैं, जो उस समय ये लोग किसके लिए यूज़ किया करते थे, ये लोग हंटर्स वगैरह के लिए, हंटिंग के लिए यूज़ किया करते थे, शिकार के लिए यूज़ किया करते थे। अच्छा रंगों में भी हमें जो है अलग-अलग चीज़ें देखी गई कि जो है सबसे पहले रंगों में व्याकृत नहीं मिलती हैं, हालाँकि लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि रंगों का इस्तेमाल किया गया, हालाँकि कुछ चित्रों के अंदर कि हमें पेंटेड मिला है, पेंटेड शेड दिखाई गई है। उसमें कुछ चित्रों के जो है यहाँ पे गहरों, खाड़ियों और काला आदि रंगों से रंग किया गया है। यानी कि थोड़ी-सी शेड दी गई है जैसे चॉक जैसे हो गया या ब्लैक कलर थोड़ा-सा दिखता है तो उससे लगता है कि पूरी तरीके से कलर का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ये कहना कि पूरा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत भी हुआ है सर, वो दिखता है वहाँ पे। भारत में अगर आप देखेंगे तो उसके बाद भी जब हम बात करते हैं पूरे इतिहास चित्रकला की तो अन्य नमून जैसे मिर्जापुर या रायगढ़ हो गया या महाराष्ट्र की मैं बात करता हूँ या इसके बाद जो होशंगाबाद जो हो गया, ये सारे एरियाज़ जो थे मिर्ज़ापुर, रायगढ़, महाराष्ट्र, पंचमढ़ी, होशंगाबाद या शाहाबाद, बिहार एक्स्ट्रा ये सारे जो बिहार में मिलते हैं हमें, ये हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताते हैं कि चित्रकलाएँ किस तरीके से भारत के अंदर में ये चित्रकलाएँ भारत के अंदर हम लोगों को भारत की जो जो इतिहास रहा है, वो गुफाएँ चित्रकलाएँ जो है वो बहुत ज़्यादा रही हैं। केव पेंटिंग जिसे हमें कहते हैं यहाँ पे और इसमें हमें स्पेशली ये मिलता है कि रॉक पेंटिंग जो है, रॉक पेंटिंग ऑफ स्पेन यानी कि चित्रकलाएँ जो स्पेन की शैलशिला चित्रकलाओं से असाधारण रूप से मेल खाती है। यानी कि जो उस समय स्पेन में हुआ करती थी, अब यहाँ पे प्री का सवाल बनेगा, उस तरीके की सर हमें यहाँ पे देखने को मिली। कुछ तो रिलेशन हुआ होगा। ये चित्रकलाएँ ज़रा अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर आदिम अभिलेख है जिन्हें हम जो है जिसको इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, अपरिष्यत लिखन या हम ड्रॉ किए गए हैं और इसमें पूरी तरीके से रियलिस्टिक अप्रोच दिखती है। पूरे सही ढंग से जो है जिसमें हम लोग आज आप लोगों को कह सकते हैं कि यार ये लोगों का उठना-बैठना इस तरीके का था। तो ये साबित होता है कि प्राचीन इतिहास में किस तरीके की कलाएँ की गई हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे, तो ये कुछ चित्र हैं जो आपको दिखेंगे। भीमबेटका एक सबसे पहले इम्पोर्टेंट आता है, बहुत बार आपने सुना भी होगा। ये डिस्कवर जो हुई, इसकी खोज जो है, वो बहुत लेट हुई थी 1957-58 में और इसकी खोज की थी डॉक्टर विष्णु सिद्धार्थ वांकनर ने। याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्री के लिए बेटा याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है और ये अ, विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर है तथा इसके दक्षिण में भी स दक्षिण साइड में अगर आप जाते हैं, सतपुर ही की पहाड़ियाँ आरंभ हो जाती हैं, यह इम्पोर्टेंट है। भीमबेटका में 700 से अधिक शैलिक यानी हमें मिले रॉक शेल्टर जिनमें 400 शैली चित्रों की जो है हम लोगों को
द्वारा सृजित हैं, यानी कि जिसमें रॉक पेंटिंग की गई है। 700 रॉक शेल्टर विद 400 ऑफ देम एडोन्ड विद अ रॉक पेंटिंग। अब ये सारी की सारी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ये हमें कोई कहानी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी जो चीजें हमने इनसे पढ़ ली, काफी सारी चीजों को और भी खोजा जा सकता है। अब देखें ये बैठ के कितना मुश्किल से इन्होंने जो है ये किया हुआ है। इससे ये साबित होता है कि वो पशुपालन करते थे। फिर यहाँ पे एक जानवर दिखाया गया है, यहाँ पे भी जानवर दिखाया गया है, यहाँ पे एक आदमी जो है वो दिखाया जा रहा है, यहाँ पे तो इस ये एक और चित्र दिखाया गया है, ठीक है। इस तरीके से चित्रों को दिखाया गया है कि किस तरीके से, तो बड़ा एक डिफरेंट तरीका है और काफी इंटरेस्टिंग भी रहता है, क्योंकि हम लोगों के लिए तो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि भाई देखें भारत का इतिहास तैयार कैसे होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो भारत के अंदर अगर हम हड़प्पन पेंटिंग की बात, हड़प्पन चित्रकला की, हड़प्पा में आपको ज्यादा हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि आपने पढ़ा भी होगा कि क्लास 6 की एनसीईआरटी में और तमिलनाडु की बुक में भी पढ़ा होगा। वहां पे भी आपको दिखाते हैं कि ये है। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि यहाँ पे ज्यादातर जो है अब हड़प्पा के बारे में जानते भी होंगे कि एक अर्बन जो है सिविलाइजेशन थी, यानी शहरीकरण बहुत ज्यादा था। ये एक नागरीय सभ्यता थी जिसमें मिट्टी के खिलौने बहुत ज्यादा बने थे, जिसको हम टॉयज वगैरह कहते हैं। सील हो गई, जो उस समय यूज की जाती थी, मोहरें वगैरह, बर्तन आदि पर चित्रकलाएं की छाप हुआ करती थी। एंड इट शोज दैट द क्वालिटी ऑफ द व्हाट दे एक्चुअली डूइंग एट द टाइम। सो ज्यादातर अधिकतर अगर यहाँ पे अधिकांश हम अगर पता करें तो पत्थरों पर लाल रंग चढ़ाकर काले रंग से चित्र किए गए थे, यानी कि जिसको हम BRW कहते हैं। दिस इज BRW मतलब काला लाल, ब्लैक इन रेड वेयर कहा जाता है, संस्कृति का उदाहरण है। तो इसके पता चलता है कि कितनी बड़ी संस्कृति और सभ्यता थी। ये जो चित्र बनाए जाते थे, और ज्यादातर जो चित्र तो होते ही थे, ये चित्रों में ज्योमेट्रिक आर्कन का अलावा मानव या पशुओं की भी, वनस्पति आदियों का भी चित्रकला भी की जाती थी, यानी कि एडिशन जो है जियोमेट्रिक ड्राइंग भी होती थी। यहाँ पे पशुपालन के साथ साथ जो है, जानवरों के साथ साथ जो है कुछ वेजिटेशंस हो गए, यानी उसके साथ इंसानों की भी चित्रें हमें देखने को मिली हैं। कुछ अ, आरखानों में अगर आप देखेंगे डॉट्स जो होते हैं, यानी डॉट डॉट डाले गए हैं, में जगह भरना हेतु बिंदु और सितारों की प्रयोग किया गया है। डॉट्स एंड हैव यूज्ड टू फिल स्पेस इन सम ड्राइंग, जैसे ये ड्राइंग की है तो यहाँ पे डॉट्स वगैरह डाल के फिल किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के बाद ही चित्रकला के दाराशिना हेती प्रतीत होती है। द पेंटिंग सीम्स टू बी eroding आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद ही हम लोगों को भी पता चला, हमने खोद के निकाला ये चीजें, तो वहां पे हम लोगों को काफी सारी चित्रकलाएं मिली हैं। तो हड़प्पा इसमें बहुत पहले नंबर पे है भाई, तो देख लीजिएगा। उसके बाद अजंता की गुफाएं, तो ये सब देखिएगा कि अजंता की गुफाओं में क्या क्या है। इन गुफाओं में अगर आप देखेंगे तो केव ही है, यानी गुफाओं के ऊपर निम्न काला लगभग 1000 वर्ष तक चला, यानी इतना ये ज्यादा इन्होंने पेंटिंग की। अधिकांश गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, तो ज्यादा गुप्त पीरियड में ही बनी थी। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म की जो है महायाना ब्रांच को दिखाया गया। महायाना याद रखिए कि क्योंकि दो हिस्सों में बटा है, तो महायाना शांकु से संबंधित है, तो यहाँ पे महायाना लोगों ने इसको ज्यादातर किया है, उससे ये शो होता है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो एलोरा की केवों की गुफाओं की अगर हम बात करें तो हिंदू गुफाओं में से सबसे प्रमुख जो है वो 8वीं सिद्ध के को क्लेश नाथ मंदिर है। इसके आंतरिक इसमें जैन व बौद्ध गुफाएं भी हैं। तो ये एक सेक्युलर दिखाता है, यानी कि यहाँ पे आपको सारा कुछ मिलेगा, हर एक धर्म आपको देखने को मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट जो है हिंदू केव है। क्लेशनाथ टेम्पल जो है 8th सेंचुरी में बनाया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस इट आल्सो जैन बुद्धिस्ट, तो सारी अगर यूपीएससी प्री पूछता है तो यहाँ से आप बता सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और भी आता है जिसको हम भाग या एलिफेंटा केव भी कहते हैं। ये एलिफेंटा का नाम जो है इनको यूरोपियंस ने दिया था। बौद्ध की गुफाओं की विशेष लेखन जीवनी से संबंधित है। यहाँ से प्राप्त संगीत एवं नृत्य की चित्र अधिक हमें मिलती है, यानी कि आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ जो है यहाँ पे हम लोगों को डांसिंग वगैरह के बारे में भी पता चलता है। और सब्जेक्ट जो है आप याद रखिएगा रिलेटेड टू कॉस्मिक लाइफ के बारे में है। पिक्चर, म्यूजिक, डांस हो गया। तो यही ऑब्जेक्टिव आपसे बोलेगा, बताइए जी आपको जो है बाघ केव के जो है क्या मायने हैं, क्यों किया जाता है। पुर्तगीज ने इनका नाम एलिफेंटा रखा था क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट एक स्टेचू था, उसके बाद ही इसका नाम ये रख दिया था, वो मैंने पहले भी कहा था।
अब याद हम आ जाते हैं मध्यकालीन, तो मध्यकालीन जो है वो ज़्यादातर मुगलों से संबंधित है, तो मध्यकालीन से भारत में चित्रकलाएँ जो हैं वो थोड़ी-सी चेंज भी होगी। जिसको हम लघु चित्र भी कहते हैं, यानी कि रिड्यूस हो गया, छोटी-छोटी कर दी गई। पुस्तकों में और अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर बुक्स और किताबों, पुष्टों में जो है थोड़ी-थोड़ी डिपिक्ट की गई थी। और तथा अगर आप देखेंगे तो वेरियस थीम्स इसमें जो है, तथा कथानाओं के चित्र दिखाए गए हैं, जैसे कि अगर आप देख लेंगे बहुत सारे स्टाइल्स इसमें लाए गए। इसको जो है मैनिक्योर पेंटिंग भी कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। मैनिक्योर पेंटिंग जो होती है वो बहुत ही छोटी पेंटिंगों के रूप में चित्रकलाओं में उनके शिलालेख लोकप्रिय हो गए, जिनमें पहाड़ी शिलालेख हो गया, या राजस्थानी हो गया, या मुगल शैली हो गई। ये सारी शैलियाँ बहुत महत्वपूर्ण हो गई मध्यकालीन में। लास्ट अगर आप देखेंगे पिछले 100 हाँ, पिछले हंड्रेड्स ऑफ 100 इयर्स कह सकते हैं, 100 सालों से जब से हम अजंता की चित्रकलाओं की जानकारी मिली है, भारतीय चित्रकला जो है वो पुनः विकसित हुई है। बंगाल के कई चित्रकारों ने अपनी पुरानी परंपरा में वित करने की प्रयास किया है, जिसमें इन्होंने उसको वापस लाने की कोशिश की है। अजंता या इंडिया की पेंटिंग हो गई। बंगाल से सबसे ज़्यादा इसको वापस ट्रेडिशन लाया गया। और द नेम अगर हम देखें तो एक सबसे बड़ा नाम जो आपको इसमें मिलेगा, इनमें से अविंद्रनाथ जो है, जिसको हम अविनिंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, कुमार हो गए, हलदर यामिनी राय, रवि वर्मा, फिदा हुसैन, ये बहुत बड़े रहे हैं जिन्होंने मैनिक्योर पेंटिंग उस समय की है, जिन्होंने इसको बनाया। और ये ट्रेडिशन जो है भारत में, ये परंपरा चलती रही। और इनफैक्ट जो है आज एंशिएंट टाइम टिल टुडे आज भी इसको माना जाता है, और बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट चाहती है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल अभी भी हो। इस प्रकार से भारतीय चित्रकला की परंपरा अंत्य प्राचीन कला से आज तक इसका जो है हम लोगों को कंटिन्यूअसली देखने को मिला। इससे ये साबित होता है कि भारत के अंदर वाक़ई जो है किस तरीके की चीज़ें की गई हैं, सॉरी, किस तरीके की चीज़ें की गई हैं, वो ये साबित करता है। अगर हम देखें उसके बाद हमारे पास साहित्य के बारे में बात करें, जिसने हमें ये पूरी जानकारी दी थी, साहित्य मीन्स लिटरेचर के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ। तो ऋग्वेदा जो है वो हमारी ऋग्वेदा यानी कि 1/1.145 में चमड़े पर बने, डिस्कशन है उसमें, चमड़े पे बने अंगीन के चित्रों की चर्चा की गई है। यानी कि डिस्कशन इमेज ऑफ फायर मेड ऑन लेदर, यानी कि अ, अग्नि जो है उसका जो है उसमें अगीन का जो अग्नि का जो दिखाया गया वो दिखाया गया। पाणिनि डिस्कशन ऑफ पाणिनि के द्वारा सत्यराज के लक्षणों की चर्चा से भी उनको पशु, पक्षी, पशुअन या अथवा नदी, पर्वत आदि इन चीज़ों से भी इंडिकेट किया गया है। साइन भी दिखाए गए हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए, बर्ड, फ्लावर्स हो गए, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बौद्ध पीरियड में, यानी कि बुद्धिस्ट पीरियड के अंदर 6वीं शताब्दी के अंदर, वहाँ पे क्लियर हमें दिखता है कि पेंटिंग जो है, चित्र और चित्रकलाएँ स्पष्ट लेख मिलने लगा था। इस युग में चित्रकला जो अगर ज़्यादातर देखेंगे, वो बुद्धिस्ट मॉन्क ने ज़्यादा की है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स हू वर आस्क्ड टू अवॉइड पेंटिंग, लेकिन फिर भी की गई। अगर आप देखेंगे इस युग के अंदर चित्रकलाएँ अंतर लोकप्रिय थी। इसके अभ्यास बौद्ध भिक्षु हुआ करते को दिया गया था। उसका उद्देश्य से मिलता है कि जिसमें उन्होंने चित्रकला से विमुख रहने को कहा गया था, लेकिन फिर भी चित्रकला होती रही। पेंटिंग जो है वो अगर आप देखेंगे मेंशन की गई है इन विनायका पिटा, और अगर आप देखेंगे तीरासागा, कालिदास हो गए, जो कि बहुत ही बड़े प्रोमिनेंट, रघुवंश हो गए, उन्होंने डिस्क्राइब किया है, उन्होंने उल्लेख किया हुआ है, कालिदास के भी द्वारा ये वर्णन किया गया है कि चित्रों में कड़ी करते हुए हाथियों के जो है व्हिच हैड अ ब्यूटीफुल मार्किंग ऑफ एलिफेंट्स हो गए प्लेइंग इन द पेंटिंग ऑफ द रीफ। उन्होंने चित्रकला में ही हाथियों को दिखाया कि किस तरीके से वो नाच रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं। मधुरक्षा मेंशन पेंटिंग के बारे में कंटेंट ऑफ द पेंटिंग इन द कामा सूत्रा के अंदर हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो भारत के अंदर अलग-अलग किताबों से वर्णन किया गया है। रिलीजियस आइडियोलॉजी जो है, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है भारत की संस्कृति को बढ़ाने में और खासकर चित्रकलाओं को बढ़ाने में। उसके बाद अगर आप देखेंगे, ये तो लिटरेसी टाइप है, चित्रकला के प्रकार क्या होते हैं? भारत के अंदर कितने प्रकार की चित्रकलाएँ होती हैं? टाइप्स ऑफ पेंटिंग जिसे कहा जाता है, किसी एक तल अथवा सत्य पर पानी तल अथवा चरबी में
इलिस्ट्रेशन जो दिखाई गई है, जैसे फिगर जो दिखाए गए हैं वो वाटर या फिर तेल जैसे ग्रीस होता है उसके द्वारा ड्राई कलर दिखाए गए, फ्लोर पे की जाती थी या जमीन के ऊपर या छतों के ऊपर की जाती थी। फेस इज कॉल्ड अ पिक्चर, उसको हम पिक्चर कहते हैं। भारतीय चित्रकला में मोटे तौर पर 4 प्रकार की ही जो पेंटिंग की जाती है, 4 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले एग्जाम्पल ऑफ दिस हैज बीन फाउंड इन मुराल रीफ्स ऑफ मुराल पेंटिंग जिसे कहा जाता है। चित्र अजंता, बोध, बादामी तथा ये सारी चीजें जो हैं इसके उदाहरण मिलता है। ठीक है, ये पहला आप देखिएगा इंडिया की पिक्चरों के बारे में बताया गया। दूसरी जो होती है पेंटिंग उसे कहते हैं पेंटिंग डन ऑन पीस ऑफ लेदर पे की जाती है, कपड़ों के अंदर की जाती है। चित्रपट चमड़े अथवा कपड़े या कपड़े के टुकड़ों पर की जाती है जिसे लटकाया जाता है, लटका के आप दिखा सकते हैं, वो की जाती है। या फिर तीसरी पेंटिंग जो होती है चित्रकला जो है वो किस पे की जाती है पेंटिंग दिन पत्थरों के ऊपर धातु अथवा लकड़ी के टुकड़ों पर की जाती है, ये भी एक तरह की पेंटिंग होती है। या फिर मैन्युचर पेंटिंग होती है, अलग चित्र पुस्तकों के अंदर या पुष्ट जो है दिए जाते हैं, पिक्चर मेड ऑन पेज बुक्स और स्मॉल पीसेस टेक्सटाइल ऑफन कॉल्ड मैन्युचर पेंटिंग। ये छोटी छोटी पेंटिंग होती है, इससे भी हमें जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर चित्रकलाओं का जो पर्पस है क्या था, क्यों करवाई जाती थी ये चित्रकलाएं, तो ये दिखाता है कि ये धार्मिक तौर पे चीजों को दिखाई जाती थी, रिलीजियस जिसे कहा जाता है, एक्सप्रेशन दिखाए जाते थे, भगवान के लिए की जाती थी। इतिहास दर्शाने का संरक्षण हुआ करता था, प्रिजर्वेशन यानी कि इतिहास को कैसे दर्शाया जाए। उसके बाद जीवन के प्रमुख घटनाओं की सुरक्षा दिखाई जाती थी कि जीवन कैसे बीता है, मैंने तभी कहा क्यों करते थे वो पेंटिंग। अच्छा, मूर्तियों को या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ शेप ऑफ डेड पर्सन किस तरीके मृत व्यक्तियों की आकृतियों को की सुरक्षा वो उसको बताने की कोशिश कर रहा है। एक्सप्रेशन ऑफ एस्थेटिक एंड लव, अंदर की जो भावनाएं उनको किस तरीके से प्रकट किया जाए। भावनाएं, राजमाला तथा मंदिरों का उल्लेख जो है वो भी हम लोगों को, तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि चित्रकला की जाती थी। इनके द्वारा ही जो बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियन रहे हैं, जिन्होंने इतिहासकारी रहे हैं, वो इनसे ही सीख के बताते हैं कि क्यों चित्रकला की जाती थी, क्या फायदा था चित्रकला करने का, वो इससे हमें मिलता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आज थोड़ा सा मैं ब्रीफली वापस कह देता हूं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी कि भारत के अंदर चित्रकला का विकास कैसे होगा, लेकिन ये तो मैंने सिर्फ आज आपको इंट्रोडक्शन दिया। कल हम लोग एक एक चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री कैसे रही है भारत के अंदर, अगर हिस्ट्री देखेंगे तो ज्यादातर हम लोगों को हुशांग बुद्ध या भिमबेटका से ये सारी जानकारियां मिलती हैं। ज्यादातर हमें यही पता चलता है कि यहाँ पे हंटिंग या फिर जो अजंता की गुफाएं होंगी या फिर जो इन गुफाओं के अंदर जो बौद्ध के बहुत सारे अलग अलग प्रकार दिखाए गए हैं। भिमबेटका के बारे में बात की, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है वो बात की हमने, फीचर्स क्या थे, क्यों की जाती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भिमबेटका के बारे में। फिर हड़प्पा कालीन में किस तरीके से पेंटिंग की गई, हड़प्पा की पेंटिंग का क्या उल्लेख मिलता है, अजंता की गुफाओं के बारे में हम लोगों को उल्लेख मिलता है, अलोरा की गुफाएं होंगी या फिर उसके बाद जो है बाग केव हो गए। और फिर हमें मध्यकालीन के अंदर काफी सारा बदलाव देखने को मिला। और फिर लिटरेसी एविडेंसेस या टाइप ऑफ पेंटिंग और फिर क्या पर्पस था। याद रखिएगा मेरी बात, ये सारा कंटेंट जो है मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको दिया है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि पेंटिंग बेसिकली है क्या। ये तो सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब हम कल पढ़ेंगे कि एक एक पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती है मैनिक्योर पेंटिंग, क्या होती है जो पेंटिंग की जाती है दीवारों के ऊपर जो की जाती है, या बाकी की जो पेंटिंग है जिसको अलोरा कहा गया है, अजंता की पेंटिंग कहा गया है, मैनिक्योर पेंटिंग कहा गया है, ये पेंटिंग कहाँ पे होती है, किस तरीके से होती है, इन सारे के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि कल भी आप टाइम पे जुड़ेंगे और इसी तरीके से आप ये क्लास लेंगे। यदि अगर अभी तक आप लोग चाहते हैं कि इसका आपको पीडीएफ मिले, क्योंकि बहुत मुश्किल देखें आपके लिए क्या है कि इजी है, आप जैसे ये पढ़ेंगे तो आपको फायदा ये है कि आपको इजी अवेलेबल मिल जाएगी। लेकिन ये बुक से ली जाती है तो फायदा ये है कि आपका टाइम बच जाएगा। तो आपका टाइम बच जाएगा तो भाई फायदा आपका है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यूपीएससी, मैं लिख रहा हूँ यूपीएससी मेंटोर विद सुहेल तुर्की के ग्रुप में आप ज्वाइन करेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगी। और साथ में ये कुछ चीज बता दूंगा कि वहाँ आज 1 PM आपको मेरी लाइव क्लास स्पेशल में जुड़ने का मौका मिलेगा, जहां पे मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ एनालिटिकल पर्सपेक्टिव एनसीईआरटी को मिला के। और फिर 7 बजे फिर से स्पेशल क्लास में मैं एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। सो इस तरीके से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और यूपीएससी के मेंटर यूट्यूब चैनल पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं
हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऑफ कोर्स लगनी भी चाहिए, क्योंकि आज हमने कंप्लीट किया इसका बैकग्राउंड कि भारत में चित्रकला का विकास और इसके प्रकार क्या हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप खुद भी इसको जांचने की कोशिश करेंगे, इन सारे कंटेंट को पढ़ेंगे, और यकीन माने कि अगर आप इतना भी कंटेंट यूज कर लेते हैं तो बेटा बहुत ज्यादा है, इनफ है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि इट इज नॉट अबाउट कंटेंट, इट इज अबाउट द ऑथेंटिसिटी विच कंटेंट यू आर यूजिंग। इफ यू आर यूजिंग द राइट कंटेंट एंड द लेस एंड स्टिक टू वन कंटेंट, अगर आप एक चीज पे रहते हैं तो यकीनन मानिए कि आपकी ये जो सफर है वो बहुत इजी होता है। पढ़ाने में आप बहुत कुछ डाल सकते हैं, अपना ऊट पटांग डाल सकते हैं, लेकिन यूपीएससी इतना पूछता नहीं है। तो होपफुली कि आप इन चीजों पे ध्यान रखेंगे। और अनअकैडमी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो आज ही डाउनलोड कीजिएगा अनअकैडमी की ऐप, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और प्लस यूपीएससी मेंटोर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जहां पे मैं हर दिन एनसीईआरटी की क्लासेस लेता हूं। तो यूपीएससी मेंटोर का ग्रुप जो है, यूपीएससी मेंटोर का एक यूट्यूब चैनल भी है, और वहां पे हर दिन मैं 10 बजे जो है 10 AM लाइव आता हूं, जहां पे मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। इसी का एक ग्रुप भी है जो टेलीग्राम पे है, वहां पे जुड़ सकते हैं आप। और उसके अलावा स्पेशल क्लासेस में मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं 1 PM मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और फिर 7 PM जो है एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस लेता हूं। सो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे और ग्रुप में ऐड भी हो जाएंगे, जहां पे आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। स्टे सेफ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, घर वालों का भी ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और इस महामारी के दौरान आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने घर वालों का और आप अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। यदि अगर किसी को आपकी सहायता की जरूरत है तो कृपया उसकी सहायता कीजिएगा। सुहेल तुर्की को दीजिए इजाजत, कल फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, जहां पे हम पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।